दोस्तों, अगर आप विज्ञापन संख्या 51 यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो जो जीएस का पोर्शन है उसमें आईसीटी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आईसीटी बहुत ही आसान है, इसकी आउटलाइन एक बार आपको समझ लेना है, इसके बाद ये आपको वैसे भी नहीं भूलेगा। लेकिन क्योंकि ये आपके सिलेबस में है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझनी हैं, सारी चीज़ें आज इस एक छोटे से क्लास में डिस्कस करेंगे, सब कुछ जान लेंगे। ठीक है, तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि आईसीटी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये तो मुझे पता है कि आप लोग जानते हैं कि आईसीटी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों ये होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपका कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अगर हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर चल रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर इसका सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। इसके बगैर तो ना तो इंफॉर्मेशन पास होगी आज के ज़माने में और ना ही कोई कम्युनिकेशन है। ठीक है, आगे चलकर यही कंप्यूटर थोड़े से छोटे हो गए और इसी को अब आप लोग मोबाइल के नाम से भी जानते हैं। मोबाइल भी आपका एक कंप्यूटर ही है, बस थोड़ा सा ये स्मार्ट हो गया है तो इसलिए तो इसे स्मार्टफोन भी कहते हैं। और चाहे आपका कंप्यूटर हो या फिर आपकी मोबाइल, दोनों में ही सबसे पहले होता है आपका हार्डवेयर, इसके बाद होता है सॉफ्टवेयर और दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, ये होता है आपका डेटा। इनके बारे में बताने की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं है, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि हार्डवेयर क्या होता है। तो वो सारे कंपोनेंट जिसे आप छू सकते हैं, उसे आप महसूस कर सकते हैं, दैट इज़ हार्डवेयर, वो हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, तो उसमें जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो गूगल क्रोम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, फेसबुक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, या फिर व्हाट्सअप क्या है, सॉफ्टवेयर है। यहाँ तक कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये लेक्चर देख रहे हैं ये है यूट्यूब, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। और देखो फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो डेटा के बगैर ना तो कम्युनिकेशन है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में आगे थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, लेकिन ऑलरेडी मुझे पता है कि सारी चीज़ें अब आप बेहतर समझ रहे होंगे। इनको बहुत डेप्थ में जाके चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बातें बड़ी ही होंगी, कोई फ़ायदा एग्ज़ाम में मिलने वाला नहीं है, तो टू द पॉइंट ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में या मोबाइल के बारे में। तो डेटा, मैंने कहा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और इसको मापा कैसे जाता है कि कितना डेटा हो गया। अक्सर आप जब मोबाइल ख़रीदने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं, पीसी लेने जाते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये समझते हैं कि उसकी मेमोरी कितनी है। अब मेमोरी का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जैसे कि उसमें कितना डेटा आप स्टोर कर पाएंगे। तो जितनी ज़्यादा मेमोरी होती है उतना ज़्यादा आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसे आप उतना ही बेहतर मानते हैं। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, ये जो मेमोरी की इकाइयाँ होती हैं, यानी कि जो डेटा मापने की इकाई होती है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, इन्हें दोस्तों कहते हैं मूल इकाई। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे होते तो जो मूल मात्रक होते हैं या फंडामेंटल यूनिट होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे मूल में आता है आपका बिट। ठीक है ना, तो बिट सबसे इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा कि बिट 8 बिट अगर मिल गई तो बनती है 1 बाइट। ठीक है, ये है आपकी 1 बाइट जो कि 8 बिट से मिलकर बनती है। बस आप इसे ऐसे समझिए। यहाँ पर मैंने एक चार्ट लगा दिया है और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, सो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो फ्रेंड्स, जो बिट होता है ये सिंगल बाइनरी डिजिट होता है, ये 1 और 0 से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं बाइनरी डिजिट। ठीक, अब 8 बिट से बनता है 1 बाइट, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है केबी के बारे में। तो सबसे छोटा क्या बना आपका, बिट बना। बिट जो है ये किससे छोटा है, ये बाइट से छोटा है। ठीक है, और यहाँ पर अब आप देखिए, अभी तक जो मामला था वो 8 बिट बराबर 1 बाइट, लेकिन जब 1024 बाइट्स मिल गए तो बन गया 1 किलो बाइट। ठीक है, अब 1024 किलो बाइट मिल गए तो बन गया 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट मिल गए तो बन गया आपका गीगाबाइट, जीबी, और 1024 गीगाबाइट मिल गए तो बन गया आपका
TB दैट इज टेराबाइट, और इसी प्रकार से 1024 टेराबाइट्स बराबर हो जाता है आपका PB। हालांकि अभी तक आपने TB तक सुना होगा, TB से बड़ी इकाई PB है और PB से बड़ी इकाई है EB मतलब एक्साबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट होता है, ठीक है। ये सारी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा जो पेड ग्रुप वाली है, और इसे आप अच्छे से 3-4 बार लिख लिख के रट लेना, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न पक्का बनता है, हर बार बनता है, ठीक है ना। दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं अगर हम बात यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में कर रहे हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों होते हैं ये चार्ल्स बैबेज, ठीक है। आगे मैं आपको कुछ MCQs कराऊंगा, अबाउट 50 MCQs, और उतना अगर आपने कर लिया तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा एग्ज़ाम में जो कि आप ना कर पाएँ, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि ICT क्या है। हालांकि ICT पर पहले भी आपके 2 लेक्चर इन डेप्थ और डिटेल में हो चुके हैं, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर एक बार अच्छे से देख लीजिए, सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और इस लेक्चर से भी यहाँ पर मैं आपको बहुत ही शार्ट में लेकिन बहुत ही सारगर्भित बातें बता रहा हूँ, इससे बाहर और कुछ एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है ना। देखो दोस्तों, इसके बाद है आपका कंप्यूटर का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा कि आप जानते हैं आज AI के नाम पर मोबाइल कंपनियां आपको से खूब पैसा ले रही हैं, और लोग मतलब जो पुराना मोबाइल है वो ख़राब नहीं होता है, अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन AI के नाम पर लोग पुराने मोबाइल को औने पौने में बेचकर और नया मोबाइल ले रहे हैं, चाहे भले ही किस्तों पर ले रहे हैं। एक डेटा सामने आया कि लगभग 90% जो आईफोन बिक रहे हैं वो EMI पर बिक रहे हैं। लोगों को आसान लगता है, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि ये पैसा भी तो आप ही की जेब से जा रहा है, ठीक है। एनीवे दोस्तों, जो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले ये देखिए आपका है ENIAC कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोस्तों आपका ENIAC कंप्यूटर है, तो इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर या कैलकुलेटर, ठीक है। और ENIAC का जो विकास है दोस्तों ये किया गया था 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर और जॉन मॉचली के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि 1946 में, ठीक है, भारत की आज़ादी से 1 साल पहले ENIAC का डेवलपमेंट अमेरिका में किया गया था JP एकर और जॉन मॉचली के द्वारा। एग्जैक्टली दोस्तों, जब भी आपदाएं आती हैं तो कुछ न कुछ अवसर लेकर आती हैं, और आपको ये भी पता है कि अमेरिका शुरू से ही युद्धों में इन्वॉल्व रहा और लड़ते लड़ते वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो यहाँ पर 1946 में ही अमेरिका इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित था कि उसकी सेना को अगर मजबूत होना है तो जो उनके बीच सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान इस तरीके से होना चाहिए कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, और इसीलिए वहाँ पर 1946 में ही कंप्यूटर जैसे एक यंत्र पर विचार करना शुरू कर दिया गया था। आगे चलकर ये जो आपका ENIAC था, इसमें कुछ चीज़ें थी जो कि मतलब इनको इम्प्रूव करना आवश्यक था। मेन चीज़ ये थी कि ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था, ठीक है। एक बार जो डेटा पास हो गया वो पास हो गया, तो उसमें मतलब क्या था कि डेटा अगर चेंज करना है तो मुश्किल था। तो इसके लिए अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसे इम्प्रूव किया गया, और ENIAC जो कंप्यूटर था ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका EDVAC, ठीक है। अब देखिए ये है आपका EDVAC, और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था, तो अब वान न्यूमैन सामने आए, ठीक है। वान न्यूमैन ने इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया और EDIAC का उन्होंने निर्माण किया, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हुआ, तो EDVAC जो था EDVAC ये बन गया आपका क्या, UNIVAC बन गया, दैट इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। समझ रहे हैं आप ना। अब देखो दोस्तों, ये जो UNIVAC है ये प्रथम कंप्यूटर था दुनिया का जिसका उपयोग कमर्शियल, व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया था। तो UNIVAC से ही एक तरीके से कंप्यूटर की शुरुआत होती है। इसका निर्माण 1954 में GEC यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था, ठीक है।
अब दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं और डेप्थ में जाके कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो पीढ़ी है, ठीक है। वैसे ये माना जा रहा है कि 1990 के बाद कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी आ गई है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो एआई जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं से 5वीं पीढ़ी की शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन जो एग्ज़ाम में है वही तो मानेंगे, जो किताबों में है वही तो आप मानेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मैंने एक लिस्ट डिटेल में लगा दिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। जैसे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत देखिए यहाँ पर जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है ये 1942 से लेकर 1955 तक का जो समय है, इसी बीच पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ये विकसित किए गए। लेकिन क्या था, ये वैक्यूम ट्यूब जैसे भारी संयंत्र पर आधारित थे, यानी कि ये जो डिवाइस थी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके बनाई गई थी और सॉफ्टवेयर इसमें मशीन भाषा था, पंचकार टेप, यानी कि बहुत ही भारी था। उपयोग वही था रक्षा के लिए और वैज्ञानिक पर्पज के लिए। उदाहरण है इसका ENIAC और EDVAC, ठीक है ना। तो ENIAC और EDVAC जो हैं ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। 1942 से लेकर 55 के बीच में इनका निर्माण किया गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह दोस्तों लगाया गया जब ट्रांजिस्टर, तो उस समय आता है आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का। 1956 से लेकर 1964 तक ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर बनाए जाने लगे, इन्हें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया वो था असेंबली बेस जो है OS होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम। और मेमोरी जो पहले पंच कार्ड टेप पर आधारित थी ये मैग्नेटिक टेप पर आधारित हो गई और इसका उपयोग वैज्ञानिक और व्यापार दोनों के लिए किया जाने लगा, यानी कि वैज्ञानिक रक्षा के अलावा व्यापार में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। IBM 14 और PDP-8 इसके एग्जाम्पल हैं। दोस्तों इसके बाद समय आता है जब ट्रांजिस्टर का स्थान ले लिया IC चिप ने, ठीक है। और ये समय है 1965 से लेकर 75 के बीच में। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो आए जहाँ पर IC चिप का इस्तेमाल होने लगा। तो कंप्यूटर जो थे वो बहुत ही उच्च स्तरीय हो गए, टाइम शेयरिंग भी इसमें संभव हो गया, साथ ही साथ बहुत ही एफिशिएंट हो गए। इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज इस्तेमाल में लिया गया और ये व्यापार में काफ़ी मददगार हुए, जैसे कि IBM 36 PDP-11। दोस्तों इसके बाद समय आता है चौथी श्रेणी का जो कंप्यूटर है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो ये हैं 1976 से लेकर 89 के बीच का समय, जब IC की जगह माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किए जाने लगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो स्टोरेज है उसके लिए सेमीकंडक्टर प्रयोग में लाया गया और व्यक्तिगत और व्यापारिक दोनों ही तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे कि IBM PC और एप्पल के जो इस प्रकार के कंप्यूटर बनाए गए। और 1990 के बाद आज तक जो समय है माना जाता है कि ये समय 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर का है और इसमें AI का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, विशाल स्टोरेज अब उपलब्ध है, नेटवर्किंग इंटरनेट का उपयोग करके आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों माना जाता है कि जो छठी पीढ़ी होगी ऐसे कंप्यूटर जो बिल्कुल आपकी तरह और हमारी तरह ही खड़े हो जाएंगे। तो मुझे तो बड़ा डर लगता है आगे क्या होने वाला है। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है ना। तो ज़रूरी है। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इन्हें 3 रूपों में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। अनुप्रयोग एप्लीकेशन के आधार पर, ऑब्जेक्ट उद्देश्य के आधार पर और साइज बेस्ड। तो दोस्तों अनुप्रयोग के आधार पर यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड, तो सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। इसके बाद है एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, चौथा है ऑप्टिकल कंप्यूटर, पांचवा है क्वांटम कंप्यूटर। मैं आपको संक्षेप में सारी बातें बताता हूँ। डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 0 और 1 से आपका बिट बनता है। तो इस इकाई पर जो प्रोग्रामिंग की जाती है और जो कंप्यूटर 0 और 1 पर बेस्ड होते हैं, यानी कि बिट और बाइट पर बेस्ड होते हैं, वो होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। क्लियर दोस्तों। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो इसमें भौतिक मात्राओं को एनालॉग में यानी कि विद्युत संकेत में कन्वर्ट करके डेटा को स्टोर किया जाता है। हालांकि ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, डिजिटल वाला ज़्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन कई कई काम ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों की आवश्यकता पड़ती है, डिजिटल और एनालॉग दोनों की। तो दोनों को जोड़कर जो कंप्यूटर बना वो था आपका हाइब्रिड, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है फोटॉन बेस्ड कंप्यूटर, जिसे ऑप्टिकल कंप्यूटर कहा गया। ये ज़्यादा एक्यूरेट थे। और क्यूबिट बेस्ड जो कंप्यूटर बनाए गए ये क्वांटम कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं और ये सुपर एक्यूरेट माने जाते हैं। और अब बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर बनाए गए, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है।
सामान्य उद्देश्य यानी कि सभी जो जनरल काम हैं वो सारे काम ये करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य जैसे कि वेदर के लिए, आर्मी के लिए, किसी ने न्यू डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। साइज बेस्ड दोस्तों बात करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है और सुपर कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर जैसे कि आपके सामने लैपटॉप होगा या फिर डेस्कटॉप होगा, ये माइक्रो कंप्यूटर हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं लेकिन ये बहुत हैवी टास्क भी कर सकते हैं। और जो मिनी कंप्यूटर है दोस्तों, ये माइक्रो से बड़े होते हैं लेकिन मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है मिनी कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर ये सारे डेटा जो है बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो इन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, हालांकि इनका आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप जानते हैं कंप्यूटर अगर आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, तो मुख्य रूप से उसमें एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कहते हैं आप क्या कहते हैं आप, CPU, ठीक है। तो इसे ही आप कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसके बगैर आपका जो कंप्यूटर है वो किसी काम का नहीं रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, मेमोरी यूनिट, तीसरी है इनपुट और चौथा है आउटपुट यूनिट। तो ये सारी जो कॉम्बिनेशन है इन्हीं को मिलाकर आपका जो कंप्यूटर है ये बनता है। CPU ये ब्रेन है दोस्तों। मेमोरी यूनिट में दो प्रकार की मेमोरी प्रयोग में लाई जाती है। एक है प्राइमरी मेमोरी जिसमें रैम और रोम आते हैं। रैम का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म भी आता है, तो ये होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसे केवल रीड किया जा सकता है, राइट किया नहीं जा सकता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में दोस्तों बात करें तो जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, USB हो गया, ये सेकेंडरी है और इसमें आप डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं विदाउट, इसको कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। USB में आप कोई भी डेटा ले लीजिए, उसे लंबे समय तक आप रख सकते हैं। और आपका कंप्यूटर तेज चले इसके लिए आपने देखा होगा कि अब जो वेबसाइट्स हैं वो कैच मेमोरी का भी उपयोग करती हैं। एक तरीके से ये ऐसी मेमोरी होती है जो कि प्रोग्राम को तुरंत ही रन करा देती है, तो कैच मेमोरी और रजिस्टर्स, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम इनपुट यूनिट के बारे में। तो मतलब वो सारे जो आपके हार्डवेयर हैं जिसके थ्रू आप डेटा इन करते हैं, जैसे कि आपके सामने आपका माउस हो गया, ठीक है, आपका स्कैनर हो गया, जो कुछ भी जिसके द्वारा आप डेटा इन करते हैं। और आउटपुट स्क्रीन के थ्रू आप वीडियो आउटपुट पाते हैं, आपका जो स्पीकर है, आपका जो प्रिंटर है, तो तमाम वो चीज़ें जिससे आप रिजल्ट को प्राप्त करते हैं वो हैं आपके आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो बाद में अगर एग्ज़ाम में आएगा भी ना तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, अभी तो बहुत सारे MCQs बाकी हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इसमें आप चिंता मत करो कि सर बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का उद्देश्य बस इतना है कि आप अच्छे से चीज़ें समझ जाएं, ठीक है। समराइज कर रहा हूँ, बाकी डिटेल में अगर क्लास लेनी है तो अभी आप पहला कमेंट चेक करना, डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको डेप्थ वाली क्लास मिल जाएगी। आप हर बात को और डीपली जाके समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट के बगैर आपका मोबाइल क्या है, तो मतलब डब्बा, ठीक है ना, डब्बा ही समझो। इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरनेट के जनक कहे जाते हैं प्रोफेसर J.C. लिकलाइडर। प्रोफेसर J.C. लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। और पहली बार जो इंटरनेट प्रयोग में लाया गया था, तो जो नेटवर्क बनाया गया उसे कहा जाता है ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, ठीक है। ये दुनिया का पहला नेटवर्क है। ये बना था 1969 में, जिसका उपयोग अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा किया गया था और इसका डेवलपमेंट किया गया था प्रोफेसर J.C. लिकलाइडर के द्वारा। क्लियर। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसा कि अगर आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो उसमें आप लिखते हैं www, ठीक है। ये क्या है, ये है दोस्तों आपका वर्ल्ड वाइड वेब और इसके जनक माने जाते हैं टिम बर्नर्स-ली। फिलहाल इनकी डेथ भी हो चुकी है, अब नहीं है, लेकिन ये जनक हैं तो हैं, ठीक है ना। तो इंटरनेट के जनक प्रोफेसर J.C. लिकलाइडर और www के जनक कौन है, टिम बर्नर्स-ली। क्लियर। दोस्तों बात करते हैं डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, ये संख्याओं से बने IP एड्रेस को शब्दों से बने डोमेन नेम में बदल देता है। और ये जो है जैसे कि अगर आपने देखा हो कभी कभी तो आपको ऐसी भी वेबसाइट मिल जाती है, ठीक है। तो इनको ये जैसे कि www.yahoo.com, इनको डिजिट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इन्हें डोमेन नेम में बदल देता है। इसे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। एग्जाम में कम आता है, थोड़ा सा जान लो बस। URL कई बार पूछा गया है इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसका क्या काम है,
तो इंटरनेट पर किसी सेवा संस्था या सर्वर के ठिकाने को खोजने का साधन होता है URL, ठीक है। जैसे कि अगर आप studyvidgyanprakash.com ये टाइप करें www.studyvidgyanprakash.com तो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट है www.studyvidgyanprakash.com ये है आपका एक URL, ठीक है। दोस्तों आपकी जो ICT है यहीं पे समाप्त होती है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और मुझे लगता है कि अगर चीज़ें आपको और बेहतर समझनी है, इस लेक्चर को एक बार आप और देख लीजिए, आपको सारी बातें कंठस्थ हो जाएंगी। और इसके बाद मैं इस पर बेस्ड 50 क्वेश्चंस करा दूंगा, जिसमें सारे आपके PYQs होंगे और प्लस कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और ये चैप्टर आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर कैसा लगा बिल्कुल खुल के बताइएगा, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी, अच्छाई क्या रही वो बताइए, बुराई क्या रही वो बताइए। क्या आप चाहते हैं इसे मैं दोबारा से रिप्रेजेंट करूं, थोड़ा और डेप्थ में जाऊं, क्लास को 1 घंटे का कर दूं, जो कुछ आप कहेंगे सब मैं मानूंगा। बस आप बताइएगा ज़रूर, और एटलीस्ट अगर बढ़िया रहा तो आप एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, मुझे बहुत खुशी होगी पढ़कर, NICE नाइस, अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपका इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप चल रहा है डेली PYQ सीरीज, जिसमें मैं आपको प्रतिदिन 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ। और इसका उद्देश्य ये है कि अगले 100 दिनों में, ठीक है, 15 क्वेश्चन पर डे, अगले 100 दिनों में आपके 1500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। किसके? GS के। और आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और ये सारे प्रश्न PYQs हैं, और PYQs गलत नहीं करने चाहिए, इसलिए चल रही है। इसमें आपको क्या मिलता है, 100 दिनों के बाद आपको मिलेगा एक पावरफुल नोट, और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए इससे बेहतर आपके पास कोई भी नोटबुक नहीं हो सकती है। तो फिलहाल अभी 2 दिन आपकी क्लास हुई है, तीसरा दिन आज है, और ये सारे प्रश्न आपको शाम को ही मिलते हैं, तो चेक जरूर कीजिएगा। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।